ऑल, आज का हमारा टॉपिक है अमीबा। अमीबा जिसे हिंदी में भी अमीबा ही कहते हैं और इंग्लिश में भी अमीबा ही कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले ये हम पॉइंट वाइज एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट है खोज। तो अमीबा की खोज सबसे पहले रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने किया था। ठीक है, और ये अमीबा को लिटिल प्रोटियस का नाम दिया था। क्यों दिया था? तो इन्होंने देखा था कि समुद्री प्रोटियस जो कि अपनी आकृति निरंतर बदलता रहता है, उसी तरह ये जो ऑर्गेनिज्म है वो भी अपनी आकृति निरंतर बदल रहा है, इसलिए इन्होंने लिटिल प्रोटियस का नाम दिया था। अमीबा की और भी अन्य जातियां हैं। अमीबा प्रोटियस जो कि सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है। और भी अन्य जातियां अमीबा रेडियोसा, अमीबा डिस्काइडिस, अमीबा वेरुकोसा, ये सब भी पाई गई हैं। ठीक है, तो इस पे अमीबा प्रोटियस चूँकि बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया है तो इसको ही आधार मान के हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वासस्थान एवं स्वभाव को देखेंगे कि ये कहाँ रहता है। तो ये तालाबों, झीलों, पोखरों, नालों, इन सब के तली पे, सतह पे ये रहता है। ठीक है, और ये रेंगते हुए रहता है। हर टाइम ये अपनी आकृति बदलते रहता है, रेंगते रहता है। ठीक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और ये जीवाणु, ये भक्षण किसका करता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ और अन्य जो शैवाल होते हैं, डायटम्स होते हैं, ये सब इसके शिकार बनते हैं। ठीक है, और ये वासस्थान हो गया। अब ये प्रजनन भी करता है। ये पूरी तरह से वेल फंक्शन करता है जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, अब आगे की इस पॉइंट में है ये संरचना। संरचना जो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अपनी आकृति बदलता रहता है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको बना रखा है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि आकृति, माप और रंग के आधार पे तो इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। ये अमीबा प्रोटियस 0.5 या 0.6 तक का मिलीमीटर तक का होता है। ठीक है, ये रंगहीन होता है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर जेली लाइक होता है और यदि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको ऑब्जर्व करें, इसको देखें, तो ये जेली लाइक और चमकीला दिखता है। ठीक है, और ये बूंदों, जैसे कि कई सारी बूंद होती है, वो इकट्ठे रूप में ये दिखाई देती है। और निरंतर इसको यदि हम देखते रहें तो ये कुछ रेंगते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं ये रेंगते कैसे हैं, जिसकी वजह से इसकी आकृति बदलती रहती है। ठीक है, अब आगे इसका पादाप या कूटपाद को देखेंगे। पादाप या कूटपाद, जिसे स्यूडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। पादाप कह सकते हैं, कूटपाद कह सकते हैं, स्यूडोपोडिया कह सकते हैं। स्यूडो जिसका मीनिंग ही होता है झूठा, और पोडिया जिसका मीनिंग है पैर यानी पाद, यानी इसमें झूठा पाद पाया जाता है जो बनता तो है लेकिन बिगड़ता रहता है। ठीक है, तो इसको और भी डिटेल में जाने तो ये पादाप बनते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं। और जो पहले जो विलीन होने की कगार पे होते हैं, जैसे ये आगे छोटे छोटे पादाप निकले इसको, तो ये पहले तो जेली नुमा दिखाई देंगे और वही आगे बढ़ करके एक पादाप का रूप ले लेते हैं, पाद का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और जो जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे ही कहते हैं रूट कैप या
इसको कैप उसका कहते हैं, ठीक है। और जो ये विलुप्त होने वाले होते हैं, जो इसमें मिलने वाले होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से ये छोटे छोटे जो उभार होते हैं उसको कहते हैं पश्चछोर। पश्चछोर जो कि सिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे यूरोइड भी कहते हैं। यूरोइड लिखा नहीं है, यूरोइड इसको कहते हैं, ठीक है। और आगे बात कर लें तो इसको और भी डिटेल में स्ट्रक्चर को जाने तो हम ये 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले जीव कला, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसॉल मेम्ब्रेन, ये सब के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म, और तीसरा है केंद्रक जो कि न्यूक्लियस है। तो जीव कला पहला नंबर पे है जीव कला। जीव कला इसकी कैसी होती है, तो इसकी जीव कला सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि ये द्रव्य को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। ये बहुत ही ठोस होती है, लेकिन परंतु लचीली होती है। ठोस क्योंकि ये अंदर के द्रव्य को बाहर जाने से रोकती है, और लचीली होती है क्योंकि ये शीघ्रता से पादाब को बनाने में मदद करती है, ठीक है। अब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये जो बाहर का है ये जेली जैसा दिखाई देता है, ठीक है। जीव कला ये घेरे हुए रहता है, और ये ठीक उसी प्रकार दिखता है जिस प्रकार सामान्य कोशिका होती है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी कला लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, यानी लिपोप्रोटीन की दोहरी कला होती है। और ये भी हाइड्रोफोबिक होती है, इसमें चिपकने का यानी पानी इस पे नहीं चिपक सकता है, इसीलिए इसमें छोटे छोटे ये रमे निकले होते हैं, जिसे सुषमांकुर या माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई जो कि चिपचिपी होती है, और यही माइक्रोविलाई की वजह से ही ये अमीबा किसी आधार से चिपक पाता है, ठीक है। जब ये चिपकते हुए आगे बढ़ता है, ये बहुत ही मदद करता है फूड को लेने में, इसके गमन में ये माइक्रोविलाई ही बहुत मदद करता है। अब आगे हम देखने वाले हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो ये प्लाज्मा लेमा से घिरा हुआ एक द्रव्य होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, अमीबा का कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य ही भी 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है अंदर का द्रव्य और एक होता है बाहर का द्रव्य। बाहर यानी इन द सेंस कि ये प्लाज्मा लेमा के किनारे किनारे जो द्रव्य पाया जाता है वो होता है अंदर का द्रव्य, जिसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, और बाहर का द्रव्य एक्टोप्लाज्म। यानी हम ऐसे लिख लें एक्टोप्लाज्म, और दूसरा है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो बाहर का है, ये इसमें भी 2 परत पाई जाती है। एक जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल जैसे उसमें बहुत ही जेली जैसा दिखाई देता है, उसी को मैं बोली कि ये बाहर का मेम्ब्रेन जेली नुमा होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर ठीक ये जेली जैसा दिखाई देता है, जबकि अंदर का जो होता है वो ग्रेनुलर होता है, ठीक है। तो ये हाइलाइन लेयर द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है, जो जैसी वाइट जैसा ये कुछ खाली खाली दिख रहा है जेली नुमा, वो बाहर की कला ये, और ये ग्रेनुलर वाली पोर्शन को हाइलाइन लेयर द्वारा अलग होता है। और मोटे तौर पे ये एंडोप्लाज्म से थिक होता है एक्टोप्लाज्म।
ठीक है। एंडोप्लाज्म क्या? एंडोप्लाज्म में ही सारे कोशिकांग भरे होते हैं, एक गमन करते हुए रहते हैं। इसमें साइक्लोसिस मूवमेंट भी होती है एंडोप्लाज्म में, जो एक दूसरे से टकरा करके जब इसमें कण जो होते हैं, एंडोप्लाज्म में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हुए एक गति क्रिएट करते हैं, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं। ये सारे इसी में उपस्थित होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फूड वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। और क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी हैं और ये सब एंडोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है। अब बात करें कि इन सब का कार्य क्या है। लाइसोसोम जो कि फूड के पाचन में अपने एंजाइम को रखे रहता है पैकेट के रूप में। ठीक। अब इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? ये भी एंजाइम को रखने का कार्य करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये परासरण नियंत्रण द्वारा जब अमीबा में पानी अधिक हो जाती है तब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उस अमीबा के पानी यानी वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स, ये छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स बनते रहते हैं। ठीक है। वाटर वैक्यूल भी बनते हैं, यानी इसमें रिक्तिका, वाटर वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल, ये 3 तरह के वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है। वाटर वैक्यूल ही जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का रूप ले लेते हैं, और फूड वैक्यूल जो कि फूड को लिए रहता है, इसी में ये पाचन होता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक। आगे है केंद्रक, थर्ड पॉइंट है केंद्रक। न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा अंदर के जो भी क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन मटेरियल होती हैं, उन सबको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा एक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेरी रहती है। क्योंकि ये और जीव कला दोनों ही समरूप होते हैं, बस इसमें ये पोर लगे रहते हैं जगह जगह। ठीक है। और इसमें न्यूक्लियाई की संख्या 10 से 15 की संख्या या अधिक संख्या में, एक न्यूक्लियाई न होकर के अधिक संख्या में इसमें पाई जाती है। ये था केंद्रक, जिसमें न्यूक्लियाई, क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियर पोर, ये इन्वेलप होते हैं। ठीक है। अब ये तो था पूरा स्ट्रक्चर। अब आगे देखेंगे पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं, ये पोषण किस तरह से लेता है और ये किस चीज का पोषण करता है? तो पोषण इसमें जटिल प्रक्रिया होती है और ये वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है और उसे पचाता है, और जो भी अपाच्य भोजन होता है उसे बाहर कर देता है, और जिसे हम बहिक्षेपण कहते हैं, बहिक्षेपण क्रिया द्वारा बाहर कर देता है। जिस तरह से हम लोगों में ये प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं, और ये सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी यानी ये जीवाणु, शैवाल, डायटम्स और क्या कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, उन सब का ये अपना भोजन बनाता है। अब भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, भोजन ये लेता कैसे है, तो वो देखेंगे। ये कई तरह से, एक होता है आयात, जिसे इंपोर्ट कहते हैं, आयात विधि से
और दूसरा होता है अंतर्वलन, इमेजिनेशन, अंतर्वलन। और तीसरा है परिप्रवाह, परिप्रवाह। ये आयात, आयात जिसे इंपोर्ट कहते हैं, वो है कि अमीबा को कुछ भी नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिकली अमीबा के अंदर मतलब घुस जाता है। ये अमीबा है तो यहाँ पे फूड आ गया तो ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, यहाँ पे ये टूट जाता है। ठीक है। इस प्लाज्मा लेमा में पुनरुत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी ये पिघल जाएगा और ये सीधे अंदर चला जाएगा। अंतर्वलन में क्या होता है, जैसे हम लोग गुब्बारे में उंगली धसाएं उस तरह से ये धसते हुए एक नली बनाते हुए अंदर चला जाता है ये फूड, और फिर ये प्लाज्मा लेमा बाहर से बंद हो जाता है। इस तरह से इसका इंजेक्शन होता है, ये अंदर आ जाता है फूड। अब परिप्रवाह क्या होता है कि ये फूड कहीं यहाँ पर है और फिर ये सारा जो कोशिका का द्रव्य है ये बहते हुए इस फूड के तरफ आ जाएगा और इसे चारों तरफ से घेर लेगा तो ये फूड अंदर चला आएगा। तो इस तरह से इसके अंदर अंतर्ग्रहण इसका फूड का होता है। ठीक है। और आगे था पिनोसाइटोसिस, भी एक है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये जो फूड है ये अंदर जाता रहता है और ये नली बनती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि ये बाहर से बंद हो जाता है और ये अंदर चला आता है। ये पिनोसाइटोसिस होता है जिसकी वजह से फूड अंदर आता है। अब फूड का पाचन किस तरह से होता है, फूड अंदर तो आ गया, अब इसमें पाचन ये एक धानी में संचित होता है। ये फूड एक धानी में संचित होता है। अब जब ये फूड अंदर आ गया तब ये सब एक्टिव हो जाती हैं। कौन? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब एक्टिव हो जाते हैं और ये लाइसोसोम जुड़ करके एक दूसरे में एंजाइम ये यहाँ पे पहुँचाते रहते हैं। और जब ये अंदर लाइसोसोम चूंकि पाचक एंजाइम दिए रहता है वो अंदर भेजता रहता है, किसके लिए? फूड का पाचन करने के लिए। तो ये फूड का पाचन, और इसमें पेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है वो भी होता है। ये सारे वो एंजाइम देता है जिससे कि वो सबका पाचन होता रहे। और इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, द्रव्य के जो कण होते हैं एक दूसरे में टकराते रहते हैं जिससे ये एक मूवमेंट होता रहता है। यानी ये फूड जो पच गया होता है वो इधर उधर घूमता रहता है, पूरा अमीबा में घूमता रहता है, जिससे ये जो एसिमिलेशन जैसे ये जो पोषक इस द्रव्य में परासरण द्वारा बाहर आता रहता है। और ये जो अपाच्य इसमें भोजन बच जाता है, जो नहीं पच पाता है, वो धीरे धीरे करके ये बाहर की ओर निकल जाता है और जिसे हम बहिक्षेपण का नाम देते हैं। और आगे है श्वसन। अब आगे का पॉइंट है श्वसन। श्वसन अमीबा में किस तरह से होता है? तो श्वसन परासरण नियंत्रण द्वारा ही होता है। जैसे जो
पानी, यानी कि ये सेलेक्टिवली परमेएबल तो होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये वाटर अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन भी अंदर जाता है, और जब वाटर बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से परासरण नियंत्रण द्वारा ये अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, श्वसन तो ये था। अब आ जाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन, ये है उत्सर्जन। तो इसमें उत्सर्जन कैसे होता है? तो उत्सर्जन भोजन के अपाच्य अवशेष को शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। इसके विपरीत अपाच्य के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी उपजात पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो अमीबा में अमोनीटिलिक होता है, यानी ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अब अमोनिया का उत्सर्जन होता कैसे है? तो इसके लिए कोई विशेष कोशिकांग तो होता नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भांति अमोनिया भी घुली अवस्था में जीव कला के पार विसरण द्वारा अपने आप निरंतर बाहर निकलती रहती है, यानी इसमें से विसरित होती रहती है। इसमें अमोनिया जो है हमेशा पानी के अमोनिया से इसमें अमोनिया ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सब कार्य इसमें होते रहते हैं। तो ये विसरण द्वारा ऑटोमेटिकली ये बाहर निकलते रहते हैं। अब आता है ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण जिसे हम कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, क्यों जरूरी है ऑस्मो रेगुलेशन? तो ऑस्मो रेगुलेशन मेढक, खरगोश आदि बड़े जंतुओं में के विपरीत अमीबा में न तो वातावरणीय परिवर्तनों अर्थात उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए संवेदनशील होते हैं, और न ही कोई तंत्रिका नहीं, ये तो उत्तेजनशीलता था। परासरण नियंत्रण क्या होता है? जैसे अलवणीय जलीय यानी अलवणीय जल में यदि पानी अंदर जाता गया तो ये अमीबा फूल जाएगा और एक समय आएगा कि फट जाएगा। लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए ये इसमें आता है एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यही काम है कि अमीबा के वाटर को बैलेंस करता है। ठीक है, अब ये अमीबा कुंचनशील रिक्तिका इसे हिंदी में बोलते हैं। ये कुंचनशील रिक्तिका जब इसमें ज़्यादा वाटर होता है तो ये कुंचनशील रिक्तिका अपने अंदर पानी को लेता रहता है और ये बड़ा होता रहता है। एक समय आता है कि जब ये ज़्यादा इसमें पानी है और ये अमीबा फूल जाता है थोड़ा सा, तो जब ज़्यादा इसमें पानी हो जाता है तब ये धीरे धीरे बाहर किनारे की ओर आकर के फट जाता है और ये फट जाता है और फिर ये पुनः इसे कहते हैं सिस्टोल, और फिर पुनः ये छोटे छोटे अमीबा अंदर बनने लगते हैं। क्योंकि इसमें प्रोसेस तो हो ही रहे हैं तो ये छोटे छोटे अमीबा तुरंत बनने लगते हैं, जिसे कहते हैं डायस्टोल। यही क्रिया जो बाहर फट जाता है उसे कहेंगे सिस्टोल, और जो फिर से बनने लगेंगे उसे कहेंगे डायस्टोल। अब ये छोटे छोटे वाटर वैक्यूल बनते तो हैं और एक दूसरे में जुड़ते भी जाते हैं। ठीक है, जिससे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फिर से बन जाते हैं और फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन करके बाहर फट जाते हैं और इस तरह से ये कार्य करता है। और एक बात कि इसमें इसके किनारे किनारे माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सब जो कार्य हो रहे हैं, ये जो छोटे छोटे वैक्यूल बन रहे हैं फिर ये बाहर जाके फट रहे हैं, तो इसके लिए एटीपी की तो जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी, जो कि कहाँ निर्माण होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए इसके किनारे किनारे सहज देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव होता है। तो ये था परासरण नियंत्रण। अब आगे आता है उत्तेजनशीलता तथा आचरण। जी, उत्तेजनशीलता तथा आचरण ये किस तरह से व्यवहार को प्रकट करता है। तो ये इसके कई तरीके हैं। जैसे इसके लिए एक उद्दीपन तो चाहिए जिससे ये व्यवहार को प्रकट करे। तो इसके लिए उद्दीपन क्या क्या हो सकते हैं। एक संपर्क में आता है, कोई वस्तु इसके संपर्क में आई तब ये व्यवहार को प्रकट करेगा, ये उसकी तरफ मूव करने लगेगा। और जब ये लाइट के साथ भी व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जैसे लाइट तेज पड़ी तो ये अपने आप को थोड़ा सा इनएक्टिव कर लेता है, सिकोड़ लेता है। और ताप, यदि इसको गर्म जगह पे रख दें तो वो थोड़ा सा अपने आप को सिकोड़ लेता है, या कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, यदि ज़्यादा ताप रहे तो भी और बहुत कम ताप रहे तो भी ये थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है। अब रासायनिक उद्दीपन से भी ये व्यवहार को प्रदर्शित करता है, और विद्युत धारा से भी ये प्रदर्शित करता है व्यवहार को। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दे जिस भी वाटर में ये है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक से दूर हटना चाहता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक दे दे तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब आगे हम देखेंगे प्रजनन। रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अमीबा अमर है। अब ये किस तरह से अमर है ये हम इसमें देखेंगे। प्रजनन, इसमें कई तरह के प्रजनन होते हैं। द्विविभाजन, बीजाणु जनन, बहुविभाजन, पुनरुद्भवन और संयुग्मन। द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है बाइनरी फिजन में कि सबसे पहले ये सब जो स्यूडोपोडिया निकले हुए हैं वो सब एक स्थिर हो जाते हैं, और इसमें जो केंद्रक होता है उसके जिस तरह से आम सेल में माइटोसिस द्वारा द्विविभाजन होता है, ठीक उसी तरह से ये केंद्रक का जो क्रोमैटिड्स है वो मोटे हो जाते हैं और पेयर बना लेते हैं बीच में आके, और ये अलग हो जाते हैं और ये संतति सेल्स बन जाते हैं। संतति सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बाइनरी फिजन द्वारा भी ये इसमें रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है कि स्पोर्स का निर्माण होता है। अमीबा के ही अंदर जो केंद्रक होता है वो फट जाता है। इसका जो केंद्रक होता है ये फट जाता है, और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं छोटे छोटे, ये सब कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं। और बिखर जाते हैं तो प्रत्येक न्यूक्लियाई के किनारे थोड़े थोड़े कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा संचित हो जाती है, और प्रत्येक स्पोर जो होते हैं वो एक अमीबा बन जाते हैं। और अगला है परिकोष्ठन एवं बहुविभाजन। बहुविभाजन परिकोष्ठन में क्या होता है, सबसे पहले अमीबा अपना चारों तरफ से एक सिस्ट बना लेता है जो त्रिस्तरीय सिस्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो
क्रोमेटिड्स है वो विभाजित हो जाते हैं। ये संतति अमीबी बीजाणुओं जैसी ही लगती है। बीजाणु इसमें स्यूडोपोडियोस्पोर्स बनाते हैं और फिर ये सिस्ट टूट जाता है बाहर का और वो स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और अमीबा बन जाते हैं, यानी एक अमीबा का रूप ले लेते हैं। अब पुनरुद्भवन यानी प्रत्येक अमीबा में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी इसको किसी भी तरह से आप काट दीजिए तो भी यदि केंद्रक का छोटा सा टुकड़ा उसमें रह गया है तो वो एक अमीबा का रूप ले लेगा। और फिर एक होता है संयुग्मन। संयुग्मन के द्वारा भी ये अमीबा बन जाते हैं। परस्पर एक दूसरे से जुड़ करके भी ये अमीबा बन जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।